बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज हम केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बच्चों, अभी तक पिछले कालांश में जो हमने रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करने की इनिशियल रेट मेथड पढ़ी थी, वहां हमने बताया था कि आपके सिलेबस में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करने की 3 विधियों को हमें पढ़ना है। पहला इनिशियल रेट मेथड, जो कि हमने पढ़ चुके हैं, प्रारंभिक दर विधि। दूसरा हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और तीसरा हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। अर्थात दूसरी विधि हम कौन सी पढ़ेंगे बच्चों? दूसरी विधि पढ़ेंगे हम समाकलित दर नियम, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, और तीसरी हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। कौन सी विधि बच्चों? ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड के द्वारा हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर और उसकी काइनेटिक्स की चर्चा करेंगे। बच्चों, क्योंकि शून्य कोटि और प्रथम कोटि 2 प्रकार की अभिक्रियाएं आपके सिलेबस में हैं, इसलिए उपरोक्त दोनों विधि के संदर्भ में केवल 2 कोटि की अभिक्रियाओं की यहां चर्चा की जाएगी। बाद में आपको संक्षेप में अन्य कोटि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। टॉपिक बड़ा है, इसलिए शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए उपरोक्त दोनों विधियों की अलग अलग चर्चा की जाएगी, अलग अलग कालांशों में इन्हें बताया जाएगा। चलिए तो आइए हम और आप मिलकर, मैं आनंद कुमार सरवरिया, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज नई हेडिंग लगाते हैं, जिसका नाम है शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित दर नियम विधि। अर्थात समाकलित दर नियम की जानकारी हम करेंगे और उनको ग्राफीय विधि द्वारा भी समझेंगे। ठीक है ना बच्चों? सबसे पहले हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। पिछले कालांशों में हमने पढ़ा था, यदि A इक्वल टू प्रोडक्ट, ये भी आपको याद रखना बच्चों, सामान्यतः आपके सभी पुस्तकों में इसी प्रकार की अभिक्रिया का जिक्र है, जिसमें A उत्पाद बनाता है। यदि यहां रिएक्टेंट चेंज होगा तो उसकी दोनों नियम चेंज हो जाएंगे, दोनों विधियों पे प्रभाव पड़ेगा। उसका एक आध एग्जाम्पल हम आपको बता देंगे। हमने माना भी A इक्वल टू प्रोडक्ट एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तब इसकी रेट क्या होगी? तब इसकी दर क्या होगी? K इक्वल टू A, रेट इक्वल टू K और A की पावर 0। इसकी दर क्या होगी? K A की पावर 0। अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर उसमें भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये बात हम पहले से जानते थे। अर्थात यदि हम रासायनिक अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के बीच एक ग्राफ खींचेंगे तो केवल यह सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, इस तरह का ग्राफ आएगा। या रासायनिक अभिक्रिया की दर और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे तो भी इसी तरह का ग्राफ आएगा। इन ग्राफों को याद रखना है। इसकी दर सांद्रता और समय पर, ताप ना कह के बच्चों क्या कहना, सांद्रता और समय पर निर्भर नहीं करती है। यह हम जानते थे पहले से। हमें क्या हेडिंग लगाना है? इसका समाकलित दर नियम क्या है, इस बात की हमें चर्चा करनी है बच्चों। चलिए हम एक शून्य कोटि का अभिक्रिया दोबारा लिखते हैं। A इक्वल टू प्रोडक्ट, A प्रोडक्ट है, इसकी जो दर है, रेट इक्वल टू था K A की पावर 0। ये तो हम पहले से जानते हैं। इसके अलावा जब हमने आपकी कालांश की शुरुआत की थी तो हमने रेट लॉ लिखाया था। रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने की एक विधि बताई थी हमने, जो कि समय पर आधारित थी। हमने बताया था जैसे जैसे समय बीतेगा इसकी सांद्रता कम होती जाएगी और यहां बढ़ती जाएगी, ये हम बता चुके हैं। अर्थात इसकी जो रेट थी
इसकी जो दर थी माइनस डी ए अपॉन डी टी। यही भी हम जानते थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रेट को ज्ञात करने की ये भी मेथड होती है। यहां जो डी था, डी सूक्ष्म परिवर्तन के लिए था। किसके लिए था? सूक्ष्म परिवर्तन। जब बहुत छोटा परिवर्तन होगा तो उसके लिए हमने डी लगा दिया था। ये हम पहले से जानते थे, क्योंकि यही भी रेट है, यही भी रेट है, दोनों रेटों को इक्वल कर दें। अगर हम लिखें माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए की पावर 0, ये हम लिख सकते हैं। क्योंकि हम समाकलित दर नियम पढ़ रहे हैं, जो किसी भी समय किसी भी सांद्रता पर लागू होता है। समय भी कोई भी हो सकता है, अभिकारक की सांद्रता भी कुछ भी हो सकती है, सब पर लागू होता है। यह सूक्ष्म समय के लिए था, संपूर्ण परिवर्तन के लिए हम इसको समाकलित करेंगे। तो थोड़ा वेरिएशन को सेपरेट कर लें, पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लें। ये लिखा हमने, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, अर्थात हो जाएगा माइनस के डी टी। क्या हो जाएगा? डी ए इक्वल टू माइनस के, ये माइनस को यहां ले गए हम और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लिया हमने, चरों का पृथक्करण कर लिया, अलग अलग चर अलग अलग साइड लगा दिए, इंटीग्रेशन कर दिया हमने। समाकलित दर नियम लगाना है तो पूरी समीकरण को समाकलित कर दिया। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू x होती है, तो dA की वैल्यू a हो जाएगी और माइनस के टी डी टी की वैल्यू t हो जाएगी, प्लस c एक स्थिरांक है, इसको हम समाकलन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन स्थिरांक। c को बोलते हैं समाकलन स्थिरांक। यदि हमने माना हमारी रिएक्शन अभी चालू नहीं हुई है, ये A अभी रिएक्शन करना प्रारंभ नहीं किया है, तो अभिकारक की सांद्रता जो होगी वो हम A0 मानेंगे, प्रारंभिक सांद्रता। A0 क्या है? क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता। इस वैल्यू को पुट कर दें, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसमें पुट कर दिया, इसमें रख दिया, तो A की जगह हमने A0 रखा माइनस के इंटू 0 प्लस सी, अर्थात C की वैल्यू हमारी A0 आ गई। क्या आ गई? C की वैल्यू A0 आ गई। हम लिखेंगे C का मान समीकरण 1 में रखने पर, C का मान 1 में हम रख दें। अच्छा बच्चों, चलिए रखते हैं। क्या हो गया? A0 इक्वल टू, यही था ना समीकरण 1, कौन सी है? ये A इक्वल टू था। अच्छा, A इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम है। क्या है बच्चों? इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन यह है। इसको मॉडिफाइड भी कर देंगे, जिससे न्यूमेरिकल करेंगे उस हिसाब से लिख देंगे। क्या है ये? समाकलित दर नियम। किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम है। थोड़ा इसमें एक चर्चा और कर लें हम, इसकी तुलना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करें। ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, इसमें y और x के बीच यदि एक कर्व खींचा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है? लिख दे रहा हूं मैं, y और x के बीच एक कर्व खींचा जाए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जिसका इंटरसेप्ट c, y अक्ष पे c इंटरसेप्ट करती है, और इसकी स्लोप जो होती है वो m होती है, और ये tan थीटा के बराबर होती है। ये एंगल जो होता है वो थीटा होता है, ये हम जानते थे। इसको इससे कंपैरिजन किया, y की जगह में लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ A, x की जगह लिख दिया हमने T, अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ A और T के बीच एक कर्व खींचा जाए
तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका इंटरसेप्ट ए नॉट आएगा। कितना आएगा? ए नॉट आएगा। और स्लोप जो आएगी वो माइनस के आएगी, क्योंकि निगेटिव स्लोप है इसलिए नीचे की तरफ आई है। क्या कह रहा हूं मैं? डाउन, फॉल डाउन क्यों हुई है? क्योंकि स्लोप की वैल्यू निगेटिव है। इस तरह का प्रश्न आ जाता है। प्रश्न आए कि एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, क्वेश्चन आ सकता है, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारक की t समय पश्चात सांद्रता और समय के बीच कर्व यह दिया है और इसका जो एंगल है वह 45 डिग्री है। बताइए यह अभिक्रिया किस कोटि की है और इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या है? इस तरह का कोई प्रश्न आ जाता है। कंपटीशन में बहुत आते हैं प्रश्न इसके। चूंकि हम ग्राफ पहचान लेंगे तो हम बता देंगे ग्राफ से अभिक्रिया शून्य कोटि की है। इसके अलावा शून्य कोटि की अभिक्रिया की स्लोप जो होती है वो माइनस के या टेन थीटा होती है। थीटा की वैल्यू 45 दी होगी तो टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, अर्थात के की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है ना? आप प्रश्न कर सकते हैं ऐसे। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जिससे हम न्यूमेरिकल करते हैं इसके। हम इसको दोबारा आगे लिख के आ रहे हैं। हमने लिख दिया के टी इक्वल टू ए माइनस ए नॉट माइनस ए, और के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी। इस सूत्र का भी हम उपयोग करेंगे बहुत से सवाल हल करने में। कौन सी चीज क्या है यह भी लिखना है बच्चों में। के क्या है? के है क्या? के इक्वल टू है रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट। इसकी यूनिट हम निकाल सकते हैं। यहां पे हमने पहले बताया था क्या होती थी? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। यहां एन की वैल्यू शून्य है क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके लिए वेग स्थिरांक की यूनिट ये हो जाएगी। हम पहले कर चुके हैं इस सवाल को, है ना, पिछले में। चलिए और क्या दिया है? जो ए नॉट है वह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। क्या है? जब अभिक्रिया शुरुआत होगी उस समय क्रियाकारक पदार्थ की जो भी सांद्रता होगी उसे हम ए नॉट से निरूपित करेंगे। ए क्या है इसकी जानकारी बच्चों ध्यान रखना है। बहुत समझदारी से क्वेश्चन करने हैं क्योंकि आप कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये क्या है? टी समय बाद शेष मात्रा, शेष सांद्रता, अर्थात जितना रिएक्शन कंप्लीट हो गई सॉरी, उसको हटाने के बाद जो भी अभिकारक बचा हुआ है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो भी क्रियाकारक बच गया, जो प्रोडक्ट में नहीं बदला, वह क्या है? ए है। यह याद रखना है। टी तो टाइम है, उसमें दिख ही रहा है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन छोटा सा लें। हमने माना एक ए इक्वल टू प्रोडक्ट एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्या है बच्चों? एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यह 40 मिनट में 80%, 80 ना माने, अभी मान लें 40 मिनट में 20% पूर्ण होती है। कितनी पूर्ण होती है? 20%। 40 मिनट में 20% कंप्लीट होती है, तो 80% पूर्ण होने में लगा समय निकालना है। क्या कह रहा हूं मैं? यदि A इक्वल टू प्रोडक्ट एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जो कि 40 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो 80% कंप्लीट जब रिएक्शन होगी तो कितना समय लग जाएगा? प्रश्न समझ में आ रहा है? 2% वाले सवाल जब भी आ जाएं, मैं एक आपको सामान्य बात बता रहा हूं कि 1% से के की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी परसेंटेज में रखेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? चलिए हम कर लें। पहला क्वेश्चन दिया है यानी टी दे रखा है मैं 40, और जब भी परसेंटेज का सवाल आता है
इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मानेंगे और ए क्या होगा, लिखा है 20% कंप्लीट होती है। आप पुनः ध्यान रखना बच्चों, 20% कंप्लीट का मतलब है 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। जब यहां 20% भाग इसमें बदल गया तो यहां कितना बचा होगा, जैसे हमने कहा 100 था, 20% ये प्रोडक्ट में चला गया तो यहां कितना बचा होगा, यहां 80 बचा होगा। वही तो है ये क्या है, रिएक्शन ने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दिया, उसके बाद जो यहां बच गया वह ए है, तो ए कितना बचा, 80 बचा। जब 20% कंप्लीट हुआ तो ए की वैल्यू 80 हुई, यानी क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 100 मतलब ए नॉट माइनस 80 डिवाइडेड बाई 40, अर्थात आया 100 और 80 गए तो यानी 20 आया और डिवाइडेड बाई 40 आया, यानी कि 0.5 आ गया। 1/2 की जगह 0.5 आ गया। यूनिट ये लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं यूनिट को। अगला प्रश्न है, इसी में दिया है 80% कंप्लीटेशन में कितना समय लगेगा, तो इसको टी निकाल लो, यानी टी इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई के, ए नॉट इनिशियल 100 माइनस ए क्या है बच्चों, अभी आपको याद रखना है, ए क्या है, 80% कंप्लीट हो गई, अर्थात 100 थी 80% प्रोडक्ट में बदल गई, तो यहां कितनी बची होगी, यहां 20% बची होगी, है ना बच्चों, यहां 20% बची होगी, 20% पार्ट बचा हुआ, अर्थात इसकी वैल्यू 20 है और डिवाइडेड बाई के की वैल्यू है 0.5, अर्थात आया यहां पे कितना 80 बटे 0.5, यहां हटाया तो यहां 10 लगा दिया, ये इससे 2 बार कट गए, मतलब 160 मिनट, 160 मिनट में वह 80% कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 80% कंप्लीट हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा दे बच्चों। एक छोटा सा रिकैप और दे दे अच्छा आपको, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात करने की हमें समाकलित दर नियम पढ़ना था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना था। हमने जाना ए इक्वल टू प्रोडक्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ ये होगा। पिछले कालांशों में हमने रेट ऐसी भी पढ़ी है, इन दोनों रेट लॉ को इक्वल करने पर यह आया। क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना है, अर्थात किसी भी समय हमें समय और सांद्रता के बीच संबंध निकालना था, हमने पूरी रिएक्शन को इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करके फाइनल हमें एक रिजल्ट मिला, यह इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहलाता है। इसको हम ग्राफ से भी बता सकते थे, स्ट्रेट लाइन से कंपैरिजन करके, और इस फॉर्मूले सामान्यतः हम कैलकुलेशन करेंगे। इसको नोट कर लो बच्चों, इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। ये हम अपनी हेडिंग को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अभी तक हम जान चुके हैं कि ए इक्वल टू प्रोडक्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी रेट लॉ यह होगा, रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0 होगा। इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा, ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट होगा, यह भी हम जान चुके हैं बच्चों। इसके अलावा इसको जब न्यूमेरिकल आएंगे, हमारी गणितीय गणनाएं आएंगी, सामान्यतः इस सूत्र से की जाएंगी और के की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। अब हम क्या करते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना करते हैं बच्चों। किसकी, अर्ध आयु काल, अर्थात हाफ लाइफ टाइम। कौन सा बच्चों, हाफ लाइफ टाइम। अर्ध आयु काल की गणना करते हैं कि इसका अर्ध आयु काल क्या होगा, इसका हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। इसको हम टी हाफ से डिनोटेड करेंगे, टी हाफ या टी 50%, टी 50%। नाम से ही स्पष्ट है, यदि ए इक्वल टू प्रोडक्ट एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और यह समय के साथ साथ इसकी सांद्रता जो हो रही है वो कम होती जा रही है मान लो, तो होगा क्या कि हाफ लाइफ टाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन का वह टाइम होता है जिसमें
50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है? 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। वह रिएक्शन का अर्धायुकाल कहलाता है। अर्धायुकाल क्या होगा बच्चों? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में लगने वाला वह समय जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है या रासायनिक अभिक्रिया का आधा अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है। अर्थात यहां पे जो बचेगा, शेष बचेगा आधा। यदि ए नॉट 100 है तो ए की वैल्यू 50 होगी। कितनी होगी? 50। इसमें से 50 यहां बदल जाएगा, 50 प्रोडक्ट में बदल जाएगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। हाफ लाइफ टाइम क्या हो रहा है? प्रश्न है कि इस शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल अर्थात हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे? इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो हम लिखेंगे टी हाफ इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट तो वही है, इसको थोड़ा ए नॉट के फॉर्म में लिख दें। यानी जो ए नॉट है, जो ए है वह इनिशियल का आधा होगा। कितना होगा बच्चों? टी समय पश्चात जो सांद्रता बचेगी वह प्रारंभिक सांद्रता की आधी बचेगी या आधी उत्पाद में बदल जाएगी। एक ही बात है अभी तो, है ना। चलिए ए की वैल्यू हम ए नॉट अपॉन 2 रखेंगे। यहां रखते हैं हम के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए की जगह ए नॉट अपॉन 2 और यहां पे टी लिख दें हम। अच्छा, टी हाफ और यहां पे के और सॉल्व किया हमने। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा ए नॉट अपॉन 2k। किसके बराबर आ गया ये? टी हाफ। अर्थात जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी उसका हाफ लाइफ टाइम अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। क्या कह रहा हूं मैं? कौन सी वाली सांद्रता पर निर्भर करेगा? प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा। क्या कह रहा हूं मैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया का हाफ लाइफ टाइम अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा। अर्थात यहां लिख दें हम टी हाफ इक्वल टू हो गया ए नॉट 1/2k ए नॉट। इसकी तुलना y इक्वल टू एम एक्स से कर लें। हम किससे कर लें? y इक्वल टू एम एक्स। यहां c की वैल्यू 0 होती है, इंटरसेप्ट नहीं होता। अर्थात यह मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होगी। किससे जाने वाली रेखा होगी? मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होगी, उसका समीकरण होता है। तो इसका स्लोप क्या होगी? स्लोप इसकी m होगी। अर्थात यदि हम टी हाफ और ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच एक कर्व खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका स्लोप जो होगा, इसका जो स्लोप होगा 1/2k होगा। कितना होगा स्लोप? जिसकी वैल्यू tan थीटा होती है वह 1/2k होगा, 1/2k होगा, ठीक है नहीं। और यह मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। तो यह संबंध हो गया किसमें? ये वाला संबंध हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल और रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ टाइम और रेट कांस्टेंट। अच्छा, कभी कभी इसका लाइफ टाइम भी आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? लाइफ टाइम। अभी हमने हाफ लाइफ टाइम पढ़ा था, अर्ध आयुकाल पढ़ा था। कभी कभी लाइफ टाइम भी होता है। इसको लिखते हैं हम TLIF। क्या लिखते हैं? TLIF। लाइफ टाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वह समय होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। सामान्यतः कोई भी केमिकल रिएक्शन 100% कंप्लीटेशन में नहीं होती है, फिर भी 99.99% कंप्लीट, अप्रोक्स 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अर्थात यहां कुछ भी नहीं बचता है। जो भी रिएक्टेंट था वो मैक्सिमम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। अर्थात लाइफ टाइम में जो ए की वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 0 होती है। कितनी होती है? क्योंकि ए वो सांद्रता थी जो टी समय के पश्चात
रिएक्शन के रिएक्टेंट की बची है। लाइफ टाइम में क्या होगा, ऑलमोस्ट 99.99% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो यहां कुछ भी नहीं बचेगा, अप्रॉक्स 0 वैल्यू बचेगी। अगर लाइफ टाइम की हम बात करें, लाइफ टाइम यानी कि 100% रिएक्शन कंप्लीट, 99.9 है, अप्रॉक्स 100 है, तो हमने लिख दिया 100% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तब क्या होगा, TLIF निकालेंगे, A नॉट माइनस ए की वैल्यू 0 अपॉन के, अर्थात TLIF इक्वल टू A नॉट अपॉन के। थोड़ा एक चीज हमें समझ में आ रही है, अगर हम यूनिटरी मेथड अपनाएं तो क्या हो रहा है, हमने देखा T50 निकाला था हमने, जो कि हाफ लाइफ टाइम था, वह आया था A नॉट अपॉन 2 के, ये लिखा हुआ था A नॉट अपॉन 2 के, और हमने T100 निकाला तो A नॉट अपॉन के आया। इससे थोड़ा अगर यूनिटरी मेथड लगाएं तो कुछ बातें हमें केवल 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए मिल जाएंगी। हमने माना यहां से हमने 100% हमारा रिएक्टेंट था जो A नॉट था भी, ठीक है ना। 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 50% क्या हो गई, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और जब 50% रिएक्शन कंप्लीट तो ये 50 बचा, यहां टाइम लगा यहां पे, और 50, अब अगर यहां 100% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो 0 आ जाएगा यहां पे। 50% और इसमें 100% कंप्लीट हो गई, तो यहां पे यहां का कंसंट्रेशन कितना बचेगा, फाइनल 0 बचेगा। यहां हमने माना था बच्चों 50% कंप्लीट होने में लगा था A नॉट अपॉन 2 के, कितना लगा था, A नॉट अपॉन 2 के। तो निश्चित बात है यहां से 50 हुई, फिर 50 और हुई, तो यहां भी A नॉट अपॉन 2 के लगेगा। क्या कह रहा हूं मैं, यहां A नॉट अपॉन 2 के लगा, 100 से 50 पे आए, कितना समय लगा, A नॉट अपॉन 2 के लगा। 50 से 0 पे आए, उतना ही कंप्लीटेशन हुआ, 50% फिर कंप्लीट रिएक्शन हुई, फिर A नॉट अपॉन 2 के लगेगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% कंप्लीटेशन का हमें टाइम निकल आएगा, जो कि T लाइफ होगा A नॉट अपॉन 2 के प्लस A नॉट अपॉन 2 के, अर्थात हो गया A नॉट अपॉन के, क्या हो गया, A नॉट अपॉन के, जो कि हमारा आ भी रहा है। अर्थात इस तरह की गणनाओं को हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं कि सर्टेन % ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होने में सर्टेन टाइम लगेगा, अर्थात एक रिएक्शन का निश्चित प्रतिशत पूर्ण हो, कितने बार भी होगा, उसमें लगने वाला समय हमेशा एक समान रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन दिया है, यदि 20% अभिक्रिया, अभी हमने जो किया था पिछला क्वेश्चन, 40 मिनट में पूर्ण होती है, कितने मिनट में पूर्ण होती है, 40 मिनट में, 40 मिनट में पूर्ण होती है, तो 80% क्रिया कितने मिनट में पूर्ण होगी। हमने निकाला था 160, कितना निकाला बच्चों, अभी ध्यान होगा ना, अभी 5 मिनट पहले बताया था। इसको हम यूनिटरी मेथड से करें, क्वेश्चन था यहां पे 100 था, 100 से 20% कंप्लीट हुआ और हमारा कंसंट्रेशन बचा 80, 20% कंप्लीट होकर 80 बचा, तो इसमें हमें 40 मिनट लगे, कितने लगे भाई, 40 मिनट लगे, 20% में 40 मिनट लगे, तो 80 में कितना होगा, चलिए इसको यूनिट लेंगे। पहले हमने 20 कम किया, 80 बचा, हमारे 40 मिनट लगे, कितने मिनट लगे बच्चों, 40 मिनट लगे। यहां से 20 और कम किया, हमारा 60 बचा, हमारे 40 मिनट और लगे। फिर हमने 20 और कम किया, 40 मिनट और लगे, और 40 मिनट लगे हमारे, तो अब बचा यहां पे 40, और फिर हमने 20 और कम किया, और हमारा 20 बचा, और 40 मिनट और लग गए हमारे। चूंकि हमने
सर्टेन कंसंट्रेशन कम किया, एक निश्चित सांद्रता में कमी की, तो निश्चित समय लगेगा। ये हम जान चुके थे। यहां पे अगर सांद्रता की कमी बराबर आ रही है, जो सांद्रता की कमी एक सर्टेन हो रही है, तो उसका टाइम इंटरवल भी एक समान आएगा। इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे अभी हम आपको। तो इनका क्या होगा, टोटल समय कितना लगा, 100 से 80 आने में 40, तो 100 से 20 आने में कितना लगेगा, इन चारों को जोड़ देंगे 160 मिनट आ जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, 100 से 80 आने में कितना लगा वो हो गया, और 100 से 40 आने में कितना लगा। अच्छा, ये क्वेश्चन और देखते हैं इस यूनिटरी मेथड से। क्वेश्चन है 50% कंप्लीट हो रही है, 50% कंप्लीट में 20 मिनट लगे। कितने लगे भाई, 20 मिनट लगे। ए इक्वल टू प्रोडक्ट टाइप की रिएक्शन है। तो 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं। 100 से चालू किया, 50 तक पहुंचे, 100 से चालू किया, 50 तक पहुंचे, हमारा 20 मिनट लग गया। कितना लग गया, 100 से 50 तक कितना लगा, 20 मिनट लगा। 50 से 0 तक हमारा 20 मिनट फिर लगेगा। अगर इनके बीच में हमें आना है, सेंटर में आना है, तो सेंटर में इसकी 75 होगा। इसमें क्या होगा, 75 होगा, ठीक है ना। यानी 25 लेना है हमें। क्या लेना है हमें, 25 नंबर। अगर इसमें हम 25 लेंगे तो इनके बीच में रहा होगा कहीं 25, 0 और 50 के बीच में होगा, तो इसका भी बीच का समय ले लो। 20 के बीच का समय हो गया 10, अर्थात 50 तक पहुंचे 20 मिनट लगे, फिर 0 तक पहुंचने में 20 लग रहे थे, लेकिन हम आधे पहुंचे, 25 पे पहुंचे, तो 20 का आधा लगेगा 10, अर्थात 30 मिनट लगेंगे। कितना लगेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा। इस यूनिटरी मेथड से हम जब भी हमारे कंपटीशन आएंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं आएंगी, हम अपने सवालों को इस यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों। वो विधि नहीं लगाएंगे जो लंबी विधि है। हमारी बोर्ड की एग्जाम होते हैं, लॉन्ग मेथड का यूज करना है। हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, शॉर्टकट को अपनाना है। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, फिर इसकी ग्राफी मेथड बताते हैं बच्चों। ये दो सूत्र और आ गए बच्चों यहाँ पे। एक प्रश्न और करते हैं। ए इक्वल टू प्रोडक्ट, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ए इक्वल टू प्रोडक्ट एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसका अर्धायुकाल 2 मिनट दिया है। कितना दिया है बच्चों, अर्धायुकाल 2 मिनट दिया है। तो 33.33% क्रिया पूर्ण होने में लगा समय बताइए। प्रश्न है, ए इक्वल टू प्रोडक्ट एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है। इसका हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है 33.33%। रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। क्या दिया है बच्चों, टी हाफ दे रखा है 2 मिनट। अब हम टी हाफ का एक रिलेशन लिखा है हमारा, ये लिखा है A0/2K होता है। इससे हमारा K की वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज वाले सभी सवालों में इनिशियल कंसंट्रेशन A0 जो होगा वो 100 होगा। कितना होगा बच्चों, A0 की वैल्यू 100 होगी। रखें। अच्छा, टी हाफ दे रखा है 2 और 100/2K, अर्थात K बराबर आ गया 100/4, अर्थात आ गया 25। यूनिट क्या थी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जिसकी यूनिट हम पहले निकाल चुके हैं, बार बार अब नहीं लिखी जाएगी। K की वैल्यू हमारी 25 आ गई है। प्रश्न है 33% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा।
हमें टी निकालना है ए नॉट माइनस ए अपॉन के सूत्र से। जब बच्चों रिएक्शन 33% कंप्लीट हो रही है, हमने पुनः बताना चाहता हूं मैं, ये वह मात्रा है, ए रिएक्टेंट की वह मात्रा है जो कंप्लीटेशन के बाद बची हुई है, जो शेष बची है। 100 में से 33% कंप्लीट हो गया तो 66 पॉइंट, यानी ए बचा होगा 66.66। यह ए की मात्रा बची होगी यहां, ठीक है ना। इतना कंप्लीट होने के बाद यह आपको याद रखना है बेटा, बार बार समझा रहा हूं इसलिए। तो टी क्या होगा, 100 माइनस 66.66 डिवाइडेड बाई 25, यानी आया 33.33 डिवाइडेड बाई 25। इसको हमने क्या किया बच्चों, यहां से ये हटाया तो यहां पे हमने 100 लगा लें। 100 ना लगा के ऐसा करते हैं बच्चों, ऊपर और नीचे 100 का गुणा और भाग कर दे, आसानी से हो जाएगा। ये इससे 3 टाइम कट गया, ये इससे 4 टाइम कट गया, यानी 4/3 आया 1.33 मिनट। कितने मिनट में हो जाएगी, 1.33 मिनट में यह केमिकल रिएक्शन 33.33% कंप्लीट हो जाएगी। प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे बच्चों, इस तरह के बहुत से प्रश्न आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन और उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। इसकी ग्राफीय विधि पढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, हमने ग्राफ अभी आपको बीच बीच में बताए भी थे। स्केच पेन चेंज कर लें बच्चों, ग्राफ हमने बताए भी थे। पहला क्या ग्राफ बताया था हमने, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें और टाइम की बात करें, यह टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर नहीं करती है। यही ग्राफ बनेगा। आपको ग्राफ पहचानना आना चाहिए बच्चों, ये हम बता चुके हैं दोनों, ठीक है ना। इसके अलावा हमने यह बताया था, यदि हमारी कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन है, और ये वाला फॉर्मूला यहां तो था, कौन सा वाला, रेट इक्वल टू था के ए की पावर 0। एक हमने यह भी पढ़ा था रिलेशन, ये वाला ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ये हमने पढ़ा था। अर्थात हमने किस किस के बीच, ए के बीच और टी के बीच एक कर्व खींचा था। एक स्ट्रेट लाइन आई थी, इसका इंटरसेप्ट ए नॉट था और इसकी स्लोप यानी कि tan थीटा, ये थीटा था यहाँ का, यह आई थी हमारी माइनस के। कितनी आई थी स्लोप, माइनस के। यह भी हमने पढ़ा था। अच्छा, हमने यह भी पढ़ा था, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसका हाफ लाइफ टाइम वाला ये वाला रिलेशन था। क्या था, टी हाफ इक्वल टू था 1/2 के ए नॉट y बराबर एम एक्स से। इसका हमने कंपैरिजन किया था। एक मूल बिंदु से जाने वाली रेखा आई थी, इसमें टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच हमने कर्व खींचा था। मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा आएगी, इस रेखा का स्लोप जो होगा वह 1/2 के होगा। कितना होगा बच्चों, 1/2 के होगा। इस तरह का कोई कर्व आता है तो हम इससे व्यक्त कर देना है। अच्छा, और भी हमने पढ़ा था TLIF, टी लाइफ की बात कर लें, यदि इसका कर्व आ जाता है, TLIF का संबंध था, TLIF इक्वल टू था 1/k ए नॉट। अर्थात यह भी ए नॉट से रिलेशन रख रहा था,
यह भी मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा मिलती, इसका स्लोप जो आया था 1/k यानी कि tan थीटा आया था। यदि कभी भी प्रोडक्ट के बीच कर्व आ जाए, क्या कह रहा हूं मैं, यहां जो इनिशियल कंसंट्रेशन लिखा है इस ये वाला टाइम और कंसंट्रेशन के बीच कर्व आया है, यदि टाइम और प्रोडक्ट के बीच कर्व आ जाए तब भी इसी तरह का आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच का कर्व भी यही आएगा, यही आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी बता दे रहा हूं आपको क्यों आएगा। एक यहां मिटा कोई एक यहां थोड़ी जगह बना ले बच्चों, जगह बना के इस बात को यहां समझाने का प्रयास करते हैं क्यों आएगा बच्चों। देखते हैं, यदि हमने माना A इक्वल टू प्रोडक्ट यानी A इक्वल टू P बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, यदि हमने माना इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान लिया A है, अभी कितना A नॉट है, इनिशियल जब t इक्वल टू 0 था तो ये 0 था, जब t इक्वल टू t हुआ इसमें से x पार्ट निकल गया और यह x पार्ट प्रोडक्ट में बदल गया, ये हम जान रहे थे, यह x पार्ट हमारा प्रोडक्ट में बदल गया। इसके लिए जब हमने t देखा था, इसके लिए हमने t देखा था तो a नॉट माइनस a अपॉन k था। a क्या है, t समय के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा है वो है ये, तो हम यहां पर रख दें अगर t इक्वल टू a नॉट माइनस, इसकी वैल्यू है a नॉट माइनस x अपॉन k, और t इक्वल टू a नॉट से a नॉट कट जाएगा, x अपॉन k आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, x अपॉन k, यानी t इक्वल टू 1/k इंटू एक्स, और x जो है हमारा वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, अर्थात टाइम, क्या कह रहा हूं मैं, टाइम और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अर्थात x के बीच एक कर्व खींचेंगे, यही भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका जो स्लोप होगा वह 1/k होगा। कितना होगा, 1/k होगा। और चूंकि ये लाइन इस तरह नहीं आएगी बच्चों, फिर क्यों इस तरह नहीं आएगी, इसमें c की वैल्यू 0 है, अर्थात यह मूल बिंदु से होकर जाने वाली लाइन आएगी। कैसी आएगी, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा आएगी, इसका स्लोप जो आएगा, स्लोप जो आएगा 1/k आएगा, यानी कि tan थीटा, इसका स्लोप 1/k यानी tan थीटा आएगा। तो इस तरह का भी कर्व हो सकता है। ये ग्राफ आपको समझ में आ रहे होंगे ना। अब इसके दो एग्जाम्पल और एक एक्सेप्शन हम पढ़ लें बच्चों, यदि हमारी रिएक्शन इस तरह की नहीं हो तब क्या होगा। सामान्यतः यह आपके सिलेबस की बात नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट रिकैप दे देंगे। इसके अलावा भी कोई रिएक्शन हो सकती है क्या, अगर कोई इसके अलावा रिएक्शन होगी तो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा, कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाती है, इसको नोट कर लो, आगे हम बताते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं बच्चों, इसके हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विथ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2HCl बनाते हैं। इसकी रेट जो आती है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, रेट जो आती है वह होती है KH2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0। चूंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी जो दर होती है, इस जो फोटोन है इसकी इंटेंसिटी पर निर्भर जरूर करती है बच्चों, इसकी क्रियाशीलता, इसकी सक्रियता पर निर्भर करती है। ये जितनी ज्यादा एनर्जी का होगा, जितनी ज्यादा वेवलेंथ का होगा, उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। इस पे इंटेंसिटी पर निर्भर जरूर करती है, लेकिन नॉर्मली यह होता है। एक दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया हैबर प्रोसेस N2 + 3H2 FeMO 2NH3। यह भी रिएक्शन जो होती है बच्चों, इसकी जो रेट लिखते हैं वो होती है K N2 की पावर 0 और H2 की पावर 0। इसको नोट करना बच्चों। तीसरी और भी होती है बच्चों,
एंजाइम कैटालिसिस, जो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, वो एक बार प्रारंभ होती ऑटोमेटिक चलती हैं, ठीक है ना। यह भी रिएक्शन नॉर्मली जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। तो ये आपका टॉपिक यहाँ आपका खत्म हो जाता है। एक इसका स्पेशल पार्ट है बच्चों, विशेष, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा आइडिया आपको दे दें। यदि हमारी रिएक्शन 3A इक्वल टू प्रोडक्ट आ जाए तब क्या होगा, तब क्या रेट लॉ का एक्सप्रेशन का इंटीग्रेटेड मेथड, ग्राफिकल मेथड वही रहेगा? नहीं, तब हमारा इंटीग्रेटेड मेथड, ग्राफिकल मेथड सब चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि आपके सिलेबस में A इक्वल टू प्रोडक्ट टाइप की रिएक्शंस हैं, लेकिन अगर आपके कंपटीशन में रिएक्शन का मोड बदल जाता है तो आपको इंटीग्रेटेड लॉ बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा बच्चों? हमने माना ये रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसकी रेट तो हम जानते हैं K और A इक्वल टू जीरो होगी, रेट लॉ तो यही होगा। लेकिन एक रेट हम जानते थे जब हमने अध्याय चालू किया था, वो पढ़ा था -1/3 dA/dt होगा। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वह इसके डिवाइडेशन में आ रहा था, यह हम पहले से जानते थे। निगेटिव साइन यह बता रहा था कि समय के सापेक्ष इसकी सांद्रता में लगातार कमी होती रहेगी, ये हम जान चुके थे बच्चों पहले, है ना। क्योंकि दोनों ही रेट थी, दोनों ही इक्वल कर दी, अर्थात -1/3 dA/dt इक्वल टू आ गया K A की पावर 0, A की पावर 0 की वैल्यू 1, अर्थात -1/3 dA इक्वल टू 3 भी वहां ले जाओ, -dA इक्वल टू 3K dt, 3 और dt यहां पहुंच गया, यहां हम लिख दें dA इक्वल टू -3K dt, ये हमें लिखना पड़ेगा, 1/3 आ गया था ना। चलिए इसको सॉल्व करें, और अगर हम कंप्लीट चेंज देखें, इंटीग्रेशन कर दें, dA इक्वल टू -3 के बाहर dt, इसको यहां सॉल्व कर लें। dA का हुआ A और -3K dt का t प्लस C इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, इसको एक इक्वेशन माना। जब t इक्वल टू 0 तो कंसंट्रेशन को ये नॉट लिखेंगे, ये हम पहले से जानते थे बच्चों। हमने क्या लिखा, A नॉट इक्वल टू -3K इंटू 0 प्लस C की वैल्यू A नॉट आ गई, इसको यहाँ पुट कर दिया, A इक्वल टू हो गया -3K इंटू T प्लस A नॉट। यह इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी। पहले वाली रेट इक्वेशन थी बच्चों, A इक्वल टू था -KT प्लस A नॉट, अर्थात यहां स्लोप क्या थी, इसकी स्लोप जो थी वह -3K थी और इसकी स्लोप K थी। आपको थोड़ा सा याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, जो यहां कोफिशिएंट है वह स्लोप में आ जाएगा, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है कंपटीशन में तो उसमें स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जब स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा, आपका पूरा कर्व चेंज हो जाएगा। इसलिए आपसे कहा गया था, आपके सिलेबस में यही रिएक्शन है केवल, लेकिन इस तरह की रिएक्शन यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आती हैं उनके लिए भी आपको तैयार रहना है। अगले कालांश में यही सब बातें जो हमने अभी बताई हैं, उपरोक्त सभी तथ्यों को लेकर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के साथ आएंगे। सामान्य